Welcome to IAMS NEET G ICAR Tech. In short, Angit Academy. माय डियर, आप सभी का स्वागत है क्लास 12 की चैप्टर 2 पार्ट 1 में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। सॉल्यूशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, सॉल्यूशन क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 के अंतर्गत। और दूसरी पॉइंट जो आपके लिए होने वाला है, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपने कहां पढ़ा है, क्लास 11 चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसका सेपरेट वीडियो है, वहां हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन किया है, उसका शॉर्टकट भी बताए हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नीट जेई के लिए। तो वहां पे आप जाके एनालिसिस करो, कंसंट्रेट करो, खुद पे कंसंट्रेट करो, और बाकी इस पे तो करना ही करना है। बात समझ में आ रही है? और थर्ड पॉइंट पे जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी, यानी ये तीनों का तीनों पार्ट 1 में होने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी से एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। बात समझ में आ रही है? तो आप सॉल्यूशन कहां से पढ़ते आ रहे हो? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन होता क्या है। चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन। बताइए। तो बहुत सारे बच्चे लोग ये बताते हैं, 95% बच्चे यही बताएं सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आप भी यही बोल रहे होंगे, सही बोल रहा हूं? देखो बच्चों, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का क्या है, कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो आप सोच रहे हो सर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस। और ये जितना भी मैं यहां पे एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, इसका पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। यहां पे एक स्लाइड में बना रखा हूं, लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहां पे आपको समझना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। बात समझ में आ रही? क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन वाली चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आपने क्या सीखा? सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग, वर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग, नॉन रिएक्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस। अब यहां पे बात आ गई है कि सर ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो क्या होने वाला है। चलो देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना। अब ये वर्ड लिखा है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तभी आप डाउटलेस क्लास ले पाओगे। समझ रहे हो ना? होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी फर्स्ट कंडीशन है, ऐसा मान के चलो सॉल्यूशन तभी होगा जब वो होमोजीनियस है। क्लियर हुआ बात को? होमोजीनियस का मतलब सेम कंपोजिशन। अभी एक एग्जांपल भी देंगे आपको। दूसरा है नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करने वाला होना चाहिए। यहां पे सॉल्यूशन है, हां या ना? यस, एयर भी एक सॉल्यूशन का पार्ट है। क्या आपस में रिएक्ट कर रहा है? यहां पे देखो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, बहुत सारे CO2 है, आर्गन है, हीलियम है, मेरे को बहुत सारे गैसेस दिख रही हैं। आपको दिख रहा है क्या? तो क्या आपस में रिएक्ट कर रहा है? नहीं रिएक्ट कर रहा है। नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन आप बना रहे हो, जैसे मान लो आप 1 ग्लास वाटर लो, उसमें आपने शुगर डाल दिया, तो शुगर डाल दिया क्या है? एक होमोजीनियस है, सिर्फ शुगर है ना। अगर आपने जलजीरा डाल दिया तो क्या हुआ? हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे उसके लिए। क्लियर हुआ? तो यहां पे होमोजीनियस होना चाहिए, यानी सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गया? अब सॉल्यूशन के बारे में समझ में आया, सॉल्यूशन होता क्या है। चलिए, आप जो बता रहे थे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या होता है? सॉल्यूशन के कंपोनेंट होता है। तो आपने क्या पढ़ा बच्चों? डेफिनेशन पढ़ लिया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। कंपोनेंट। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं,
एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। चलिए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस एक्सटेंट होता है, यानी लेस अमाउंट में होता है, या लार्ज होता है, लेस होता है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है, यानी लार्ज एक्सटेंट में होता है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, एक्सटेंट में होता है, यानी सॉल्यूट वो चीज है जहां वो डिसॉल्व होने जा रहा है। बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल के थ्रू समझो तो यहां पे हमने क्या लिया, सुगर। सुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है बताओ, सॉल्वेंट है। सुगर, चीनी को पानी में डालते हो, क्या पानी को चीनी में डालते हो? बहुत ध्यान समझना, बात समझ में। बहुत सारे लोग, सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जब आपको न्यूमेरिकल्स आएगा ना तो आपको जज करना रहेगा कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ग्लूकोज आ जाएगा और वाटर रहेगा तो आप वाटर को सॉल्यूट बनाओगे? नहीं, ग्लूकोज को पानी में डालना है। क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से सीखना है आपको। चीनी को पानी में डालना है, पानी को चीनी में नहीं डालना है, क्योंकि पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर हुआ? देखिए, एक एक चीज आप सीखते चलिएगा, नहीं तो होगा क्या, उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चंस आप जब करने बैठोगे ना तो आंसर उल्टा आएगा। सॉल्यूट को सॉल्वेंट बना लोगे, सॉल्वेंट को सॉल्यूट बना लोगे तो आंसर गड़बड़ होगा ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कम अमाउंट में है उसको आपको डालना है। ये आपने बेसिक पढ़ रहे हो, जो 9 से पढ़ते आ रहे हो, 10th में, 11th में, 12th में, यही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है जो ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए होगा। क्लियर हुआ? यानी सिंपल अगर हम यहां पे बात करें तो आपने क्या देखा, सॉल्यूट को यानी सुगर को आपने कहां डाल दिया, वाटर में, तो यहां पे कौन सा सॉल्यूशन बनेगा प्यारे बच्चों, सुगर सॉल्यूशन बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे सुगर यानी सॉल्यूट हमने क्या लिया, 1, सॉल्वेंट हमेशा 1 होगा, तो ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमने सॉल्यूट 2 ले लिया और सॉल्वेंट 1 है तो क्या बनेगा, टर्नरी, या इसको टर्शनरी भी बोल दिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बाइनरी टर्म समझ में आया, टर्म को भी समझना है न्यूमेरिकल्स के लिए। बाइनरी समझ में आया, टर्नरी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सॉल्वेंट, आप अगर आपको दिया जाए सॉल्ट या शुगर प्लस वाटर तो आप बहुत इजीली जज कर पाते हो कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। ये *1 दे रहा हूं मैं ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास में यही चीज पढ़कर आए हो, लेकिन आप 12th स्टूडेंट हैं, कुछ तो डिफरेंट आपको होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान समझिएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे लिख दिया H2O प्लस एथेनॉल C2H5OH। अब मुझे आप ये बताओ इसमें कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। दारू में पानी या पानी में दारू, इसलिए अभी सिखाया था, जेई का क्वेश्चन है ये। बात समझ में आ रही है? आप कैसे जज करोगे कौन सॉल्वेंट है? बोलो, आंसर बताओ, कमेंट करो। देखो ध्यान से, ये जो होता है एथेनॉल यानी ड्रिंकिंग एल्कोहल, बात समझ में आ रही है, ये होगा सॉल्वेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम तो हमेशा वाटर पढ़ के बैठे हैं, लेकिन यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? रीजंस ये है कि सॉल्वेंट वही होगा जिसका लेस बीपी हो, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होना चाहिए। अब कंपेयर करके आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेस बीपी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, कम है, वही सॉल्वेंट होगा। तो दारू में पानी या पानी में दारू, चीनी में पानी या पानी में चीनी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
ठीक है, याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए सॉल्वेंट का। ये स्टार 1 था। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टार नंबर 2 की। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, फिर यहां से सीखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बेसिक आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा होता है? बहुत ध्यान समझिएगा, मैं क्या क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है? हम लोग तो यही पढ़कर आए हैं ना, सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। क्लास 9 की बुक में यही लिखा है, क्लास 12 एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। क्या हमेशा सही है? नहीं। ऑलवेज सॉल्वेंट, ऑलवेज सॉल्वेंट ग्रेटर, क्या ये ऐसा सही है? नहीं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यस, यही डिफरेंट आपको पढ़ना है क्लास 12th लेवल में। हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा नहीं होता, वो डिपेंड्स करता है कंडीशन पे। अभी आपने देखा ना, दारू में पानी या पानी में दारू। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हनी। ठीक है, हनी में बेसिकली होता क्या है, आप मुझे बताइए। हनी में होता क्या है? चीनी और पानी, यानी यहां पे क्या होता है? शुगर होता है, और क्या होता है? वाटर होता है। आप कभी देखो हनी, डाबर हनी ले लो, डाबर हनी में क्या होता है? नीचे देखोगे चीनी बैठा रहता है। और लोकल कोई देख लो, लोकल हनी ले लो तो नीचे चीनी बैठा मिलता है। ये 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी होने वाला है। यानी यहां पे शुगर जो होता है वो लार्ज होता है, ज्यादा होता है, और वाटर क्या होता है? स्मॉल एक्सटेंट में होता है। आप चाशनी समझते हो? चाशनी जो घरों में रसगुल्ले में मिलता है, चाशनी, और जो जलेबी बनता है ना जिसमें डुबाते हैं मीठा होने के लिए, उसको चाशनी बोलते हैं। उसी टाइप का ही बनता है। यानी यहां तो ये लार्ज है, तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए था, ये सॉल्वेंट होना चाहिए था ना? बोलो, नहीं हुआ। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। ये याद रखिएगा, ये सॉल्यूट होता है। क्या होता है? सॉल्यूट होता है। यानी चीनी सॉल्यूट होता है, और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। भाई ये तो ज्यादा है ना, ये लार्ज है, और हम लोग तो यही पढ़कर आए हैं ना कि जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। यहां तो गलत प्रूफ हो गया। तो यही सब छोटी छोटी चीजों आपको ध्यान देना है। बात समझ में आ गई? आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट जज कर लोगे। एक एग्जांपल मैं आपसे और पूछता हूं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो? बोलो, तो कोल्ड ड्रिंक में सॉल्यूट क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है? अगर आप नहीं देखे हो तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। कोल्ड ड्रिंक में क्या है? कोल्ड ड्रिंक गर्म पी के देखना और ठंडा पी के देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है यार? चीनी का पानी, यानी शरबत ही तो है वो। लेकिन मेन रोल किसका होता है? CO2 गैस का। यानी अगर हम एक एग्जांपल लें आपसे, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, बहुत ध्यान समझना, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कोई भी बेवरेज सिस्टम के बारे में बात करें, तो उसमें क्या होता है? CO2 गैस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? CO2 गैस होता है। और क्या होता है? वाटर। और CO2 गैस जो होता है वो सॉल्यूट का काम करता है, और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। यानी जब आप पीते हो ना, जैसे आप कभी सोडा वाटर पिया है, जिसको क्या बोलते हैं, ठेले वाले में पता नहीं एक और वर्ड यूज करते हैं उन लोग, सोडा वाटर जनरली बोला जाता है। स्टीम करके उसमें गैस भर के देता है, तो कौन सी गैस भरता है? वो CO2 गैस देता है, तभी तो आपको फीलिंग आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो सॉल्यूट होता है, और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। अब क्लियर हुआ? क्योंकि ये जज करना आपके लिए बहुत जरूरी है, कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ये बात क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये बनता कैसे। देखो इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है, ध्यान समझिएगा, अनसैचुरेटेड, एक वर्ड है सैचुरेटेड, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग यहां पे समझने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने 3 कंटेनर लिया है। देखिए 3 कंटेनर लिया है।
सेम अमाउंट का हमने इसमें वाटर डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, यानी H2O, H2O। ठीक है, अब इसके अंदर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पे जो शुगर है, अब अमाउंट हमने क्या लिया, मान लो यहां पे वाटर लिया है हमने 250 ml, यानी 250 ml, ये फिक्स है 250 ml। प्रैक्टिकल को समझना तब आपको बहुत मजे आएंगे। 250 ml हमने यहां पे ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब शुगर पे बोलता हूं कि इसके अंदर आप 100 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करना है, 100 ग्राम चीनी को डालना है। तो चीनी जस्ट क्या हो रहा है, डालना है किसमें, पानी में, तो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है, यूनिवर्सल नेचर का होता है, जो किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। तो ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वो अनसैचुरेटेड है, यहां पे स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट, यहां पे डिसॉल्व होना शुरू हो गया, तो वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, जब जितना घुलना था वो घुल गया, तो वो कंडीशन क्या आएगा, सैचुरेटेड। कंडीशन क्या आएगा, सैचुरेटेड। आप चीनी को पानी में डाल दो, ठीक है, जितना घुलना होगा, घुलना शुरू होगा, अनसैचुरेटेड, जितना घुलना था घुल गया, सैचुरेटेड। अब आप करोगे क्या, दिमाग लगाते हो, आप करते क्या हो, इसको हीट करना शुरू कर दोगे। अब हीट करोगे यानी टेम्परेचर दोगे, हीट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल और क्या होगा, स्प्रेड होगा और खुलेगा, इससे क्या होगा, और ज्यादा चीनी डिसॉल्व हो गया। अब यहां पे मान लो 150 ग्राम चीनी को डिसॉल्व कर दिया आफ्टर हीटिंग। यहां पे कोई कंडीशन नहीं था, यहां आपने क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो किसका केस बनता है, चाशनी का केस बनता है। बात समझ में आ रही है, सैचुरेटेड। अगर मैं बोलूं 250 ग्राम और चीनी को डिसॉल्व कर दीजिए इसमें, क्या डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। फिर क्या होगा, थोड़ी देर में वो जलना शुरू हो जाएगा, यानी यहां दोनों बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस का केस है, जितना डिसॉल्व होना था वो हो गया सैचुरेटेड, स्टार्ट हुआ अनसैचुरेटेड, और किसी भी कंडीशन पर आप कोई भी एक्स्ट्रा शुगर आप वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाए, वो सुपर सैचुरेटेड, यानी यहां पे क्या होगा, चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी कंडीशन पे वहां आप चीनी को डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या है, खाली ही नहीं भाई, चीनी को कहां एक्सेप्ट करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी दिवाली आ रही है, अरे होली आ रही है अभी, तो होली में आप देखना मिठाई खरीदते हैं हर लोग, तो एक हल्दीराम का रसगुल्ले खरीदना और एक रॉयल का रसगुल्ले खरीदना, तो रॉयल के नीचे बहुत सारी चीनी बैठा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या चाशनी बना है, एक्स्ट्रा कोशिश किया डिसॉल्व होने के लिए। जब तक वो गर्म था तो आपको चाशनी के फॉर्म में दिखता है, जैसे ही वो ठंडा हुआ चीनी आपको नीचे बैठा दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अनसैचुरेटेड समझ में आ शुरू हुआ, जब बैलेंस हो गया, जितना डिसॉल्व होना था हो गया सैचुरेटेड। अब उसको कोई भी कंडीशन लगाकर डिसॉल्व नहीं कर सकते, सुपर सैचुरेटेड। यही है सॉल्युबिलिटी का केस। जस्ट ये ट्रेलर चल रही है, मूवी थोड़ी देर में आ रही समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म की। अब प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगर हम बारे में बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप क्या क्या पढ़ के रहे हैं, ये सारे लिस्ट हम यहां पे तैयार कर रहे हैं और थोड़ी देर में पूरी चीज हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको समझने के लिए बहुत ध्यान समझिएगा। अब एक चीनी को हमने पानी में डाला, चीनी को पानी में डाला, जैसे आपके घरों में कोई गेस्ट लोग आ गए तो आप क्या करते हो, शरबत बनाते हो। ध्यान से सुनना, एक एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सारे टर्म निकल कर यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने मान लीजिए 2 लोगों के लिए शरबत बनाया, शरबत का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। अब 2 लोगों के बनाया, अब वहां पे आपको 4 लोगों को या 5 लोगों को पिलाना, तो क्या करोगे, पानी मिलाते हो ना। तो पहले क्या था, जब 2 लोगों के लिए आपने शरबत बनाया था तो बहुत ज्यादा मीठा था,
अब आपने 5 लोगों में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा फीका हो गया। यानी इसका मतलब आपने क्या समझा, चीनी को पानी में डाला तो पहले क्या था, ज्यादा मीठा था, यानी ज्यादा उसका स्ट्रेंथ था। अब ये फिजिक्स की स्ट्रेंथ नहीं है कि किसी को एक झापड़ आपने लगा दिया तो कितना आपने फोर्स अप्लाई किया, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, डिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है, यहां सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन में क्या हार्ड है, अब कुछ ज्यादा मत समझना आप लोग। हार्ड का मतलब अरे यार बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया है, पानी मिला दिया तो क्या वो बहुत सॉफ्ट हो गया। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। यानी कितना डाला, कितने लीटर पानी में डाला, तो कौन सा टर्म आता है, स्ट्रेंथ निकल कर आता है। यहां पे क्या निकल कर आ गया, स्ट्रेंथ की बातें करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रेंथ है क्या, कितना ग्राम चीनी कितने लीटर पानी में डाला, यानी ग्राम बाय लीटर। आप 12th स्टूडेंट हैं, आपको पूरी लिख के नहीं पढ़ना है। मास समझ में आ रही, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये सब आप 9th में पढ़कर आए हो, 11th में पढ़कर आए हो। यहां पे जस्ट एक रिकैप दे रहा हूं मैं आपके लिए। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्राम बाय लीटर। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा है मोलारिटी, और मोलारिटी क्या होता है, मोल बाई लीटर, कितना मोल चीनी का कितने लीटर पानी में डाला, यानी सिंपल मोल बाई लीटर। आ रहा है सबको समझ में। और मोल क्या होता है, वाई मैप याद करो, आपके लिए ट्रिक्स बना दिया है हमने, वहां से आप क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मोलालिटी, स्मॉल एम, लिट्टी चोखा समझते हो, यानी लिट्टी में क्या होता है, नमक कम, और आटा क्या होता है, सत्तू क्या होता है, ज्यादा। बात समझ में आ रही है। तो लिट्टी यानी क्या, मोल बाई केजी। अब किसी को तुम लिट्टी बनाओगे तो 5 ग्राम के बनाओ क्या, केजी में सत्तू लिया जाता है, और नमक बहुत थोड़ा सा लिया जाता है। तो नमक यहां क्या है, सॉल्यूट, और सत्तू क्या है, सॉल्वेंट, यानी मोल बाई केजी। याद रखने का तरीका, सत्तू किस में लोगे, केजी में, हमेशा याद रखना। यहां पे नीचे सॉल्वेंट आता है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के अगर हम बारे में बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात कर लेंगे, पीपीएम की बात कर लेंगे, पीपीबी की बात कर लेंगे, और परसेंटेज की बात कर लेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, ये चारों टर्म को मैं एक फॉर्मूले में सिखाने वाला हूं। कैसे, देखो सबके लिए कोडवर्ड क्या है, क्या यूज करना है, इंडिविजुअल बाय टोटल। ये सबको सीखने के लिए हम यूज कर रहे हैं इंडिविजुअल बाय टोटल, यानी कितना उसका इंडिविजुअल है और टोटल अमाउंट उसका कितना है, यानी इंडिविजुअल बाय टोटल। अगर इंडिविजुअल बाय टोटल है तो वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अगर इसी में आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज निकल जाता है। और इसी में अगर आपने 10⁶ मिलियन का मतलब 10⁶1000, और बिलियन का मतलब 10⁹9000, तो सिंपल फॉर्मूला वही रहेगा। अगर आपने इसमें 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पीपीबी हो जाएगा, और 10⁶ से किया तो पीपीएम हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज हो जाएगा, और कुछ से भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लेस देन 1। फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लेस देन 1, यानी इंडिविजुअल बाय टोटल। ये था मैथ्स की भाषा। अब मैं आपको केमिस्ट्री की भाषा सिखाता हूं। यानी इंडिविजुअल बाय टोटल का मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर हुआ, निकाल लोगे, यानी सिंपल कैसे, यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी अभी आपने देखा कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पीपीएम सेम फॉर्मूला लगाओ,
सॉल्यूट और नीचे क्या लगाओगे सॉल्वेंट इंटू 10 टू द पावर यहां पे क्या आ जाएगा 6 और सेम फॉर्मूला यहां 10 टू द पावर 9। कोई दिक्कत नहीं, यानी सिंपल यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है मास ऑफ सब्सटेंस ले लो, नीचे मास टोटल मास ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज निकालना है तो इसमें हमारे लिए क्या आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, जो केमिस्ट्री में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और थर्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो इसका, जैसे हमने क्या नमक को सत्तू में डाला था तो नमक क्या था सॉल्यूट और सत्तू क्या था सॉल्वेंट, और दोनों मिल गए तो क्या बन गया सॉल्यूशन। यानी दोनों वेट वेट की बात कर रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट का अगर डेफिनेशन अगर आपको बनाना है तो क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट किस में ग्राम में, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका डेफिनेशन बनाना है तो ऊपर क्या है वेट और नीचे क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लिया जाता है लीटर में। सेम वहां दोनों है वॉल्यूम। ये बात समझ में आ गई? ये था ट्रेलर, अभी जस्ट मूवी शुरू करूंगा, सबका डिटेल से स्टडी करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अभी आपने देखा डेफिनेशन देखा, कंपोनेंट देखा, कॉन्सेंट्रेशन को देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बारे में बात करें तो टाइप को समझने के लिए क्या करना है, बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। अब हम यहां पे 3 कंटेनर लेते हैं आपको समझाने के लिए, 3 कंटेनर ले लिया टाइप्स को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे सॉलिड लिक्विड और गैस, इसको हम मान लेते हैं सॉल्यूट मान लो आप या सॉल्वेंट मान लो, चॉइस आपकी, बनाना आपको है। क्लियर है? अब इसको हमने सॉल्वेंट मान लिया, आप चाहो तो इसको सॉल्वेंट मान लो या सॉल्यूट मान लो। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक करके उठा रहे हैं, यानी जो टाइप्स की मेनली बात करें तो स्टार्टिंग में तो हमको 3 नजर आ रहा है, यानी 3, यानी कौन कौन सॉल्यूट लिक्विड एंड गैसेस। ये बात समझ में आ रही है? अब एक कंपोनेंट से कितने बनेंगे, चलो देखो यहां पे अब एक सॉलिड को उठाया और ये यहां पे क्या है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। एक सॉलिड को सॉलिड में डाल सकते हैं, एक सॉलिड को लिक्विड में डाल सकते हैं और एक सॉलिड को गैस में डाल सकते हैं, यानी एक से 3 कंपोनेंट बन गया। तो 3 से कितना बनेगा 9 कंपोनेंट बनेगा, यानी सॉल्यूशन कितने होते हैं टोटल 9 टाइप होते हैं, यानी टोटल 9 सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ रही है? यानी एक आपने सॉलिड को उठाया, क्लियर है, और तीनों सॉलिड लिक्विड गैस में डाल दिया। यानी यहां पे हम लोगों ने कैसे सीखा प्यारे बच्चों, देखो सॉलिड इन सॉलिड, एस इन एस, सॉलिड इन लिक्विड, बोलो आ रहा समझ में? ठीक है, सॉलिड इन गैस, एक से हमने 3 कंपोनेंट बना दिया। वैसे आप सिमिलर लिक्विड को उठाओ और तीनों में डाल दो। वैसे आपको एग्जाम्पल भी सोचना है, बेसिक एग्जाम्पल। चलो सोचना स्टार्ट करो आप लोग, तब तक यहां मैं फुलफिल कर देता हूं। यहां पे क्या है, आपने लिक्विड को उठाया, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। इस बार आपने गैस को उठाया, गैस इन, बोलो सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। अब बारी आ गई है इसका एग्जाम्पल की, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे सबको। अब देखो एग्जाम्पल सेट कैसे करना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट कम होगा सॉल्वेंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही? सॉल्यूट कम होगा सॉल्वेंट ज्यादा होगा। पहले अपने घर में सोचो, आपके किचन में सोचो, क्योंकि सबसे अच्छा केमिस्ट्री आपके घरों में अवेलेबल है और वो किचन है। वहां पे सब टाइप का केमिस्ट्री आपको समझने को मिलेगा। आप जाकर देखो, सोचो सॉलिड इन सॉलिड, आटे में नमक। अब इसी को केमिस्ट्री में कन्वर्ट करो। देखो सोचना आपको देसी स्टाइल में है, नहीं तो आप रट रट के पागल हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? आटे में नमक, तो आटा क्या है सॉल्यूट,
आटा सॉल्वेंट, नमक, नमक ये नमक था भाई, नमक क्या है सॉल्यूट, और आटा क्या है सॉल्वेंट। तो नमक कहां डाल रहे हो आटे में, यानी इसी को केमिस्ट्री में सोचो क्या है एलवाई। एलवाई क्या है ब्रास ब्रॉन्ज, यानी एलवाइस क्या होता है पता है ना आप लोगों को, क्लास 9 में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, मेटल्स नॉन मेटल वाली चैप्टर में, मेटलवाइड्स वाली चैप्टर में नहीं आता। अरे सिंपल यार, एलवाइस क्या है कंपोजिशन ऑफ मेटल, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल, जैसे ब्रास ब्रॉन्ज, तो उसमें क्या होता है कॉपर जिंक टीन मिला दिया जाता है, यानी बहुत सारे मेटल को कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है एलवाइस होता है। ठीक है चलो समझ गए आप। तो इसका एग्जाम्पल क्या सेट कर दिया आपने एलवाइस। एग्जाम्पल के लिए ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, कुछ भी ले लो भाई। अब मुझे इसका बताओ, सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा। अरे भैया चीनी को पानी में डाला था थोड़ी देर पहले, सॉल्ट वाटर ले लो, तो इसका एग्जाम्पल क्या सेट करोगे सॉल्ट वाटर। ठीक है चलो, सॉलिड इन गैस, सॉलिड कम है गैस ज्यादा है, सॉलिड कम है गैस ज्यादा है, दिमाग लगाओ। देखो यहां पे बहुत सारा है, सॉलिड कम है गैस बहुत ज्यादा दिख रहा है, दिमाग लगाओ। डस्ट इन एयर, ऐसे सोचोगे तो काम बनेगा, डस्ट इन एयर। बाकी तो बुक की भाषा में थोड़ी देर में बता दूंगा कि वहां क्या क्या एग्जाम्पल मिलने वाला है। सॉलिड, सॉलिड कम है गैस बहुत ज्यादा, देखो डस्ट पार्टिकल तो कम है ना। ठीक है आगे बढ़ो। लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जाम्पल बताओ, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा। जल्दी सोचो, आपके घरों में है हाइड्रेटेड सॉल्ट, नमक, नमक में क्या होता है एक आध दो बाल्टी पानी तो नहीं निकलता ना, अरे नमक चिपचिपा होता है, तो लिक्विड क्या है कम, लेकिन सॉलिड क्या है बहुत ज्यादा। अब ऐसा तो नहीं ना आपके घरों में मम्मी लोग क्या करती है नमक से 2-4 बाल्टी पानी निकाल निकाल के फेंक रही है, नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, बोलो हाइड्रेटेड सॉल्ट। आ रहा है चलिए। लिक्विड इन लिक्विड, बोलो अब पानी में दारू या दारू में पानी, यानी एथेनॉल इन वाटर। बात समझ में आ रही, एथेनॉल विथ वाटर लिख लो, एथेनॉल विथ वाटर। खुश, ठीक। लिक्विड इन गैस, फिर सोचना लिक्विड कम है गैस ज्यादा है, यहां देखो है, ये देखो हो रहा है हमिड एयर। अरे ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पसीना निकल रहे हैं या हल्का सा मॉइस्चराइज हो रहा है तो 2-4 बाल्टी ऐसे निकल रहा है ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। बोलो ये लिक्विड कम है लेकिन गैस क्या है ज्यादा है, यानी हमिड एयर, ह्यूमिडिटी बोल सकते हो यार। समझ में आ रहा है। चलो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल मुझे बताओ, गैस कम है सॉलिड ज्यादा है। बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हो यार, आप सोचते नहीं हो। गैस इन सॉलिड, गैस कम है सॉलिड ज्यादा। देखो एक केमिस्ट्री के एग्जांपल दो, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। हाइड्रोजन कैसा होता है गैस, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, पीडी। प्लेटिनम पढ़ते हैं, पेन ड्राइव मत बोल देना इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। गैस इन लिक्विड, गैस कम है लिक्विड ज्यादा है। सोचो यार, एक आध दो एग्जांपल आपको लिए भी देना है। गैस इन लिक्विड, गैस कम है लिक्विड ज्यादा, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे मैं भी छोड़ दूंगा। गैस इन गैस, इसका बताओ, ये तो बहुत आसान है। एयर, और एयर में मोस्टली क्या होता है जल्दी बताओ, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा एयर में क्या अवेलेबल है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 0.03, बहुत ही कम परसेंट है, ठीक है। अब बताओ गैस इन लिक्विड, गैस कम, गैस कम लिक्विड ज्यादा, जल्दी बताओ यार। गैस इन लिक्विड, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
चलो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कोका कोला, पिया क्या? नहीं। बिवरेज सिस्टम, कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो, ड्रिंक बोल रहा हूं मैं, सॉफ्ट ड्रिंक ना, हार्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूं। तो गैस इन लिक्विड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार डाल रहा हूं क्योंकि कहानी क्लास 12 की यहीं से शुरू होने वाली है, जो बोर्ड और एंट्रेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। गैस इन लिक्विड, कोका कोला में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और लिक्विड बोले तो वाटर, ये एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। CO2 गैस इन वाटर, ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आप देखोगे जितने भी नदी यानी समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, मछली ले लो ना यार, फिश, वो सांस नहीं लेता क्या? लेता है। तो कौन सी ऑक्सीजन लेता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या ऑक्सीजन नीचे पानी में है? नहीं, डिसॉल्व ऑक्सीजन है। और आपको पता है, बायो अगर स्टूडेंट है तो आप जानते होंगे, हैं? तो वहां पे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वहां पे क्या है? गैस कम है। यहां पे गैस क्या है? क्या ऐसे मछली यानी फिश ऐसा सांस लेती है क्या? नहीं लेती ना। तो वहां पे क्या है? ऑक्सीजन कम है, तो उसको क्या बोला? डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। दूसरा एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? डिसॉल्व O2 कहां पे? पानी में। आया समझ में? तो ऐसे एग्जांपल आपको सेट करना है। अब मैंने अभी बोला था ये स्टार है, अब क्यों स्टार है? चलिए अब एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल बना रहा हूं, ये तो जगह नहीं है यार, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे बनाता हूं, एक कोल्ड ड्रिंक लेता हूं, बहुत ध्यान समझना। एक कोल्ड ड्रिंक, ये कोका कोला है, यहां पे देखो ऐसे ही आप बोतल होता है, ऐसा मान के आप चलना, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है? यहां पे है वाटर, यहां पे क्या है? H2O, और यहां पे कौन सी गैस है? CO2 गैस है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी CO2 गैस है। आप कभी सेलिब्रिटी को देखे होंगे, सैंपियन ऐसे सेक करता है, ऐसे छोड़ता है, तो क्या होता है? फीज आउट होता है। अगर आपके पास सैंपियन नहीं है तो आप कोल्ड ड्रिंक कोका कोला से कर सकते हो। ये आपको क्या करना है? यहां पे ये फीज आउट होता है। अब बोलोगे सर ये फीज आउट क्यों होता है? बात समझ में आ रही है? आप कोका कोला को क्या करना? ठंडा लेकिन होना चाहिए। अब क्यों ठंडा होना चाहिए, इसका भी जवाब अभी मिल जाएगा। आप क्या करना, घर में आज प्रैक्टिकल करना, एक ठंडा कोका कोला पीना और एक गर्म पीना, दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा। जब आप गर्म पियोगे तो ऐसा फील होगा कि चीनी को पानी में डाल के पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ठंडा कोका कोला पियोगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। क्यों जानते हो? ये CO2 की वजह से। ये CO2 की वजह से क्या होता है? आपको मजा आता है। समझ में आ रहा है? ठंडा, यानी जब इसकी बात करें तो यहां पे जो इनर एरिया है यानी ठंडा है, कोका कोला फ्रिज में रखा है। बात समझ में? तभी तो ठंडा होगा। तो यहां पे क्या होगा? बोलो, लो क्या? टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने यहां पे डार्क कर रहा हूं, प्रेशर यहां पे हाई है और टेम्परेचर यहां पे लो है। ये बात समझ में आ रही है? जब फ्रिज के अंदर है तो टेम्परेचर लो है और प्रेशर क्या है? हाई है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया, जैसे ये एटमॉस्फेयर में आया, और एटमॉस्फेयर का मतलब हमारी दुनिया, फ्रिज की दुनिया नहीं, फ्रिज की दुनिया से बाहर निकल गया, तो यहां पे प्रेशर क्या है? लो, और टेम्परेचर क्या है? हाई। यानी यहां पे है हाई क्या? टेम्परेचर, और प्रेशर क्या है? लो। यानी यहां पे लो प्रेशर है, प्रेशर क्या है? लो, और टेम्परेचर क्या है? हाई। और आप जानते हैं कि ये सिस्टम कहां से फ्लो करता है? बोलो, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर। कोई भी चीज जो फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है। आप कभी देखोगे नीचे से ऊपर जाते हुए?
कोई भी लिक्विड को नहीं, ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है। इसीलिए जब हम करते क्या है, सेक करते उसके अंदर प्रेशर और बढ़ जाता है, और जैसे हमने ढक्कन खोला तो क्या होता है, फीज आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ये बात समझ में आ गई? यानी यहां पे क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी गैस इन लिक्विड। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसकी वजह से हो रही है, तो डिसॉल्व क्या, CO2 गैस। बात समझ में आ रही है? बोलो। यानी यही बात किसने सोचा, हेनरी साहब ने, और बना दी अपनी लॉ, हेनरीज लॉ, जो आपको फर्स्ट बुक में पढ़ना है, फर्स्ट सेकेंड पेज में आपको मिल जाएगा। क्लास 12th में पहला ही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, व्हाट इज हेनरीज लॉ। तो आपने क्या सीखा, हेनरीज लॉ है क्या, कोका कोला पियो और हेनरीज लॉ समझ लो। ये बात समझ पा रही है? तो सिंपल, आपको रटना नहीं है हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ को समझना है तो घर में जाके आपको आज बेवरेज सिस्टम यानी कोका कोला का प्रैक्टिकल करना है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जब कोका कोला को आप ढक्कन खोलते हो तो क्या पूरी मटेरियल बाहर निकल जाती है? नहीं, कुछ अमाउंट निकलता है, बाकी कहां रहता है, बॉटल्स में भी होता है। तो इसका मतलब यहां पे किसका इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है। तो हेनरीज ने क्या बोला, अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, सर हेनरीज लॉ भी बता दीजिए। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पूरी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां से आपने क्या सीखा, हेनरीज लॉ के बारे में क्या सीखा, बोलो बोलो। पार्शियल प्रेशर जो इसके अंदर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाहर निकल गया, क्या, कुछ अमाउंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस ऑफ द सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? यानी प्रेशर जो है, अंदर का प्रेशर है, यानी पार्शियल प्रेशर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द, जितना प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, अमाउंट, यानी फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, यानी कि पूरी बोतल खाली नहीं हो जाएगी, कुछ अमाउंट फीज आउट होगा, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रेशर का इक्वल होता है। यह बात कौन सोचा, हेनरीज ने सोचा। तो आप भी कोका कोला पियो और ऐसा सोचो, हेनरीज की तरह सोचो, ठीक है? तो यहां तक कोई डाउट? अभी तक मैं आपको बता रहा था सॉल्यूशन का ट्रेलर। अब हम आपको एक स्लाइड देने वाले हैं जो आपको पूरी चीज जो हमने अभी पढ़ा रखे हैं उसको हमने वहां मेंशन कर रखा है। क्लियर है बच्चों? तो उसका आप क्या करना, स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर हम 1 by 1 यहां पे डिस्कस करेंगे। यह है आपके लिए, यहां आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है? ये पूरा हमने अभी तक जो भी पढ़ा रखा है उसका पूरा सब चीज हमने यहां पे एक स्लाइड के फॉर्म में आपके लिए टाइम बचाने के लिए बना दिया। क्लियर है? अब हम आपको चलते हैं आपके बुक में, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके लिए दे दिया, यहां आप राइट डाउन कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने सिखाया है उस प्रोसेस को फॉलो करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके लिए भी हमने यहां पे स्लाइड बना के रख दिया है। अब 1 by 1 की हम यहां पे बातें करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज के अगर हम बारे में बात करें तो मास परसेंटेज में क्या आपने देखा, मास परसेंटेज में हमने देखा वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मैंने आपको परसेंट का मतलब आपको क्या बताया, पर सेंट और एज, ऐसा 3 वर्ड से बना हुआ है। पर का मतलब पर्टिकुलर और सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 रुपए में आपको कितना पर्टिकुलर पार्ट मिलता है वही परसेंटेज होता है, चाहे वो किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, यानी इंडिविजुअल। इसीलिए शॉर्टकट हमने क्या बनाया है, इंडिविजुअल बाय टोटल इनटू 100, यानी कितना इंडिविजुअल मिला टोटल में इनटू 100। सेंट का मतलब 100 होता है, यानी इंडिविजुअल बाय टोटल इनटू 100। चाहे वो केमिस्ट्री में पढ़ो, मैथ्स में पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो, भैया यही बात याद रखो, परसेंट एज। ठीक, अब केमिस्ट्री में वेट बाय वेट है तो क्या लोगे, ऊपर भी मास रखोगे, नीचे भी मास रखोगे,
इंडिविजुअल बाई टोटल इंटू 100। अगर वे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो ऊपर भी वॉल्यूम रखोगे, नीचे भी वॉल्यूम रखोगे। अगर वेट बाई वॉल्यूम है तो ऊपर क्या रखोगे, मास, और नीचे क्या रखोगे, वॉल्यूम। डेफिनेशन आपको बनाने आना चाहिए, फॉर्मूला आपको बनाने आना चाहिए। ये नहीं कि हम रट रहे हैं और थोड़ी देर में भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स पर मिलियन। अभी मैंने आपको बताया था मिलियन क्या होता है, तो मिलियन का मतलब बताओ। इसको शॉर्टकट में पीपीएम हमने लिखा था, और मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6, यानी वही है फॉर्मूला, इंडिविजुअल बाई टोटल इंटू 100, यानी मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ कोई भी पर्टिकुलर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बोल दो, सब्सटेंस बोल दो, लेकिन इंटू 10 टू द पावर 6 यूज करना है। अब आप सोच रहे हो सर इसका यूज कहां करते हैं, पीपीएम का यूज कहां करते हैं, तो आप कभी कभी देखोगे, अभी जैसे तूफान आया था 1-2 दिन पहले, बात समझ में आ रहा है, तो वहां पे अब रायपुर में कैसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा इतने किलो या इतने ग्राम का तूफान आने वाला है, ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, स्केल क्वांटिटी है, बहुत बिग है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम या पीपीबी यूज करते हैं। बात समझ में आए, तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में इसका यूज किया जाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपीबी, अच्छा ठीक है, तो पीपीबी में मैंने आपको क्या बताया, पीपीबी के लिए आप क्या मल्टीप्लाई कर लोगे, 10 टू द पावर 9, यही सेम रहेगा। इसमें क्या कर लोगे, 10 टू द पावर 9 कर लोगे तो पीपीबी हो जाएगा। थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया मोल फ्रैक्शन या किसी का भी फ्रैक्शन निकालना हो, ऑलवेज क्या होता है, ये वैल्यू 1 से कम होता है। ये फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब लेस देन 1। चाहे मोल निकालना हो तो मोल निकाल लो भैया, जिसका फ्रैक्शन निकालना हो, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है लेस देन 1। क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पे सारा चीज हमने लिख रखा है, और फ्रैक्शन करने का मतलब इंडिविजुअल बाई, अभी मैंने आपको शॉर्टकट एक फॉर्मूला बना के दिया, इंडिविजुअल बाई टोटल, बस इतना ही आपको यूज करना है। अगर सॉल्यूट के लिए यूज करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो यहां मैंने लिख दिया है। अब इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मैंने आपको बोला लेस देन 1, हमेशा याद रखना लेस देन 1 1 से वैल्यू कम होता है या 1 हो सकता है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। यानी फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, अगर इसको प्रूफ किया जाए तो वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है चलो दिखाता हूं मैं। अब देखो इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर लिया हुआ है। अब ये कंटेनर में क्या है, वर्ड पे ध्यान दो, ये वाटर हमने डाल दिया यहां पे, और यहां पे हम कोई भी क्या डाल रहे हैं, ये कैसा काम करेगा, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और ये कैसा काम करेगा, सॉल्यूट का काम करेगा। अब सॉल्यूट आपकी मर्जी, यहां पे चीनी डालो, नमक डालो, जो करना है वो करो, बस हमने इसको क्या बना लिया, मान लो इसकी मोल फ्रैक्शन की अमाउंट क्या है, x1 है, और इसकी कितनी है, यहां पे मान लिया x2 है। अब देखना यहां पे, अगर मैं इसको बोलूं कितनी फ्रैक्शन, यानी कितना, अब नमक को तू पानी में डाल रहे हो तो कितना, 5 किलो डालोगे क्या, नहीं, शरबत बना दो भाई, थोड़ी सी डालोगे ना, तो इसको कितना अमाउंट मान लिया, n1, और यहां पे जो n2 किसको मान लिया, बोलो, सॉल्वेंट को मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन को टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, x1 से, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, x2 से। तो सिंपल अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब सॉल्यूट के लिए निकाल दे तो इसको क्या लिखेंगे, x1, तो क्या होगा n1, यानी सॉल्यूट का कितना अमाउंट, थोड़ा सा, n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, यानी टोटल बोले तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली आप देख लो, सिमिलरली अगर हम लेंगे x2 बोले तो सॉल्यूट के जगह पे हमने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया, तो यहां पे क्या होगा, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आ रही है। अब दोनों को हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ दें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब x1 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो, सॉल्यूट, और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इक्वल, यहां पे देखो n1 डिवाइड बाय
N1 प्लस N2, यहां पे क्या आ गया N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, वैल्यू कितना आ गया 1। यानी क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू हमेशा और हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये कोई दिक्कत समझ में आया, क्लियर है बच्चों? तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात हम कर लिए। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम बातें करने जा रहे हैं वो है मोलारिटी। मोलारिटी की अगर हम बारे में बात करें तो मोलारिटी है क्या, ठीक है, ठीक है, चलो अब मोलारिटी की अगर हम बारे में बात करें तो मोलारिटी यानी क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम। मोलारिटी जो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हमने इसका ट्रेलर बताया हुआ था। तो मोलारिटी यानी इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन भी बोला जाता है या इसको बोला जाता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों टर्म आपको पता होना चाहिए। मोलारिटी बोलो या मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलो या सिंपल कॉन्सेंट्रेशन बोलो, तीनों का मतलब आपको क्या समझना है, मोलारिटी। और क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया मोलारिटी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, वाई मैप। क्या यूज करोगे, वाई मैप। और वाई मैप एक शॉर्ट भी वीडियो अवेलेबल है और लॉन्ग भी वीडियो अवेलेबल है, दोनों से आप यहां हेल्प ले सकते हो। अब बात समझ में आ रही है, वाई मैप याद कर लो, ठीक है, बहुत आसान होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोलारिटी के अगर हम बारे में बात करें कि यहां वॉल्यूम का टर्म आता है, तो ये बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट में बता दूं, बाकी वो पुराने वाले वीडियो में बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आज आप 12th वाले हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझाते चल रहा हूं, ठीक है। तो जहां भी वॉल्यूम का टर्म आ जाए, नीचे जहां भी वॉल्यूम का टर्म आ जाए वो हमेशा और हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा, ये सारे क्या स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स चार्ल्स लॉ, वहां से मैंने इसको प्रूफ कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ट्रिक्स आप याद रखिए, जहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करेगा वहां वॉल्यूम की टर्म आएगा। तो ये वॉल्यूम है, इसीलिए मोलरिटी क्या होता है बच्चों, बताओ जल्दी से, टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट। टेम्परेचर क्या होगा, ये डिपेंडेंट होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसकी, मोलालिटी। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा या इसी को बोला जाता है मोलल। ध्यान देना वर्ड पे, मोलल लल या मोलल, ऐसा भी कंफ्यूज करता है, मोलल कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया और मोलल भी लिख दिया तो तुरंत समझ जाना वो उल्लू बना रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोलालिटी की बात कर रहा है, लिट्टी चोखा की बात कर रहा है, तो सत्तू की बात कर रहा है, यानी केजी लेना है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। देखो यानी यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, आपको केजी लेना रहेगा, क्लियर है। अब आपसे मैं पूछूं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो जल्दी जवाब दो, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यार, क्यों बताओ, वॉल्यूम आया क्या, नहीं आया, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ये बात समझ में आ गया, बोलो। तो मोलालिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तो क्या बोलोगे, इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया बात। अब इससे पहले मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, हाँ या ना, यस। तो आप मुझे बताइए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या बोलोगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि वहां वॉल्यूम का टर्म नहीं आया। सिंपल यार, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मलिटी। अब प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी की अगर हम बारे में बात करें तो नॉर्मलिटी जो टर्म है, देखो ये बहुत बड़ी, नॉर्मलिटी का जो
टॉपिक है ना बहुत बड़ा टॉपिक है। ये फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ मैंने बहुत लगभग मान लो 1 घंटे हमने इस पे दिया हुआ है। नॉर्मलिटी पे सिर्फ एक टर्म पे हमने 1 आवर दिया हुआ है, तो वो चीज को आपको करना है। फिलहाल तो मैं आपको जस्ट समझा देता हूं बेसिक फंडामेंटल ऑफ नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी जो होता है, अभी आपने देखा नॉर्मलिटी होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये आपको डायरेक्ट बोलना है। अब ये कहां से आया, क्यों आया, सारा डिटेल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो अगर आपसे पूछता है नॉर्मलिटी क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। यानी अगर मुझे क्या है, यहां पे सिंपल क्या बोला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये V है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लोगे, लीटर में दोगे। अब यहां पे देखो कैसे नॉर्मलिटी वाली क्वेश्चन सॉल्व होती है। ये बेसिकली बोर्ड का प्रोसेस है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं शॉर्टकट, बहुत सारे शॉर्टकट दे रखा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना तो सिंपल, आप जानते हो क्या हो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे क्या निकाल दोगे, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी। अगर मान लो ये टर्म नहीं दिया, ऐसा जनरली क्या होता है नीट के पेपर में, बोर्ड के पेपर में दिया रहता है, जेई वाले नहीं देते तो आप यहां से निकाल लेना। यानी डेंसिटी कैसे हमने यहां से निकाल दिया, D = m/v। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। अब बात आ गई है सर ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो सिंपल इसके लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, वर्ड पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट को किस में लोगे, सिंपल सी बात है, ग्राम बोल रहा है तो आपको ग्राम में लेना है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब बात आ गई है कि सर ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इसीलिए बोल रहा था ये पूरे नॉर्मलिटी जो एक टर्म है वो 1.5 घंटे का टॉपिक है। क्लियर हुआ। अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो भी है डिवाइड बाय n फैक्टर। अब बात आ गई है सर ये n फैक्टर क्या होता है, कैसे निकलता है, तो सिंपल n फैक्टर का मतलब होता है चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी को स्मॉल a रिप्रेजेंट करेंगे और बेसिसिटी को स्मॉल b रिप्रेजेंट करेंगे, और चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी 3 टर्म से आप n फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आपको n फैक्टर मिल गया तो आपको, और मोलर मास तो आप निकाल ही लेते हो, शॉर्टकट तो आपको पता ही है, एटॉमिक वेट, डबल ट्रिक, मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर दो है, तो ये ट्रिक सब वहां पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो कैसे आपको यूज करना है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। तो पहले आप एटॉमिक वेट निकाल लोगे, एटॉमिक वेट से ट्रिक लगा के मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास और n फैक्टर पता चल गया तो इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा, उसे डिवाइड करोगे ग्राम में तो आपको क्या, ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, और उसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड वालों के लिए है, एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे ऐसा ना करें, जेई एडवांस वाले बच्चा ऐसा करें, क्योंकि उनको क्या है रिटेन में देना होता है। तो ये जस्ट नॉर्मलिटी का ट्रेलर था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नॉर्मलिटी, प्यारे बच्चों ये बताओ, नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो आप क्या बोलोगे बताओ, डिपेंडेंट। यस, क्यों, क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम का टर्म है। तो ये नॉर्मलिटी जो होता है क्या होता है, टेम्परेचर, बोलो बोलो बोलो, डिपेंडेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये था फर्स्ट, मैंने ट्रेलर में ये सारी चीज बताया हुआ था, फिर दोबारा बताया कंसंट्रेशन टर्म की। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में आपने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी है क्या, अरे सॉल्युबल जो हो जाए, डिसॉल्व जो हो जाए वो सॉल्युबिलिटी है।
अब सॉल्युबिलिटी में तीन चीज आपने देखा था, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और क्या, सुपर सैचुरेटेड, जहां पे कोई भी बात नहीं होती है, यानी सुपर सैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड का टर्म देखा, दूसरा अनसैचुरेटेड का टर्म देखा और तीसरा आपने सुपर सैचुरेटेड का टर्म देखा, जो मैंने आपको पूरी प्रैक्टिकली बता दिया। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, कितना डिसॉल्व करेगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो सकता है, ये सारा चीज यहां पे मैंने मेंशन किया, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सॉल्युबिलिटी का मतलब जो सॉल्युबल हो जाए। अब काम का चीज यहां होता है, नंबर फर्स्ट जो हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी किसकी बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जी इन एल, ये इंपॉर्टेंट स्टार डाला हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने इसको स्टार पॉइंट किया था। गैस इन लिक्विड, एग्जांपल सोचो, बीवरेज सिस्टम, सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला। कोका कोला कॉन्सेप्ट याद है ना? कोका कोला में क्या कॉन्सेप्ट था, देखो ऐसा कुछ बना हुआ था, ये देखो कोका कोला ऐसा कुछ बना था बेटा, ये देखो डिजाइन हमारा अच्छा नहीं है, आप सिर्फ भावनाओं को समझना, ये मान लेना कोल्ड ड्रिंक का ये है बॉटल, ठीक है। अब ये पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये H2 हमने लिया था और यहाँ पे क्या था बताओ जल्दी से, CO2 गैस लिया हुआ था और ये क्या हो रहा था, फीज आउट हो रहा था, फीज आउट हो रहा था। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ पे जो इंटरनल बात करें तो यहाँ पे प्रेशर क्या था बताओ, हाई प्रेशर था, यानी टेम्परेचर क्या था, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर था। और जस्ट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक की अगर हम बारे में बात कर रहे थे तो हाई यहाँ पे टेम्परेचर था और प्रेशर क्या था, लो था। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात हम लोगों ने किया हुआ था, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? अब बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है, गैस इन लिक्विड, देखो ये क्या है, गैस है और ये क्या है, लिक्विड है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, ये किस बात पे डिपेंड्स करता है। तो नंबर फर्स्ट इसमें आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और इसके लिए मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताया था। सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, बोलो जल्दी से, सॉल्वेंट लेस बीपी, याद है, एल्कोहल वाटर, वाटर एल्कोहल। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको शेयर किया था, लेस बीपी होना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो सेकेंड पॉइंट इसके लिए आता है नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर पे डिपेंड करता है। अब गैस के नेचर की अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो गैस कैसा हो सकता है वो पोलर हो सकता है नॉन पोलर गैस हो, दो चीज हो सकता है, एक हो सकता है पोलर हो, पोलर गैसेस हो सकता है, दूसरा हो सकता है नॉन पोलर गैसेस हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये पोलर और नॉन पोलर क्या है, तो पोलर का मतलब जो आयंस में टूट जाए, पोल का मतलब केटायन और एनायन, और नॉन पोलर का मतलब जो पोल में न टूटे। यानी सिंपल पोलर कहने का मतलब पोलर गैसेस कौन कौन होता है, जैसे मान लो HCl आपको हो गया, NH3 हो गया, ये क्या होता है जनरली क्या होता है, डिसॉल्व इन, क्या होता है, इजिली डिसॉल्वेबल होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, इजिली डिसॉल्वेबल होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और नॉन पोलर गैसेस जैसे जो पोल में ना टूटे, H2N2 H2, ये सब कैसा है, नॉन पोलर गैसेस, ये डिसॉल्वेबल नहीं होता, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। ये बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके लिए होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, थर्ड इंपॉर्टेंट जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप यहां पे देख रहे हो सारे टर्म जो मैंने कोका कोला वाला एग्जांपल दिया है, कोका कोला पी लो, सॉल्युबिलिटी की बात कर लो, हेनरी लॉ सीख लो, ठीक है। मींस आपको सिंपल कोका कोला के कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो उसके अंदर हो रही है, जो उसके अंदर चेंजेज हो रही है, वही चीज आपको पढ़ना है, वही हेनरीज लॉ है, वही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है। तो कोका कोला में क्या हो रहा था, गैस का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर,
टेम्परेचर का इफेक्ट, और एक और है सामने दिख रहा है प्रेशर का इफेक्ट, यानी 4 कंडीशन होती है। तो यहां पे हम बात करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है बताओ, यानी टेम्परेचर यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए आपके लिए स्टार पॉइंट होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर घटेगा। देखो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी जब टेम्परेचर घटेगा, यानी ये बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर घटेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस केस के लिए है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर। यहां पे स्टार पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ओनली इन गैस। याद रखना प्यारे बच्चों, उल्टा मत करना। मैंने यहां पे बार बार ये बात को रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है। बात समझ में आ रही है? अगर लिक्विड का केस हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ गैस, यानी गैस इन लिक्विड की बात कर रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए, अब ध्यान से देखना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए कौन आया? हेनरीज बाबा। हेनरीज ने क्या बता दिया? देखो सामने, यहां पे सामने देखो, हेनरीज यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी कौन किया? पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा गया था बहुत पहले, जब प्री मेडिकल हुआ करता था, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर को स्टडी किसने किया? हेनरीज ने, और अपनी लॉ बना के दे दिया। तो आप भी अपना कोका कोला पियो और अपना लॉ बना दो। पढ़ने की जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो हेनरीज लॉ क्या है? इफेक्ट ऑफ, यानी किसका है? नंबर 4 के बारे में बात करें तो नंबर 4 पॉइंट में क्या आता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थर्ड है। फोर्थ में क्या आएगा? फोर्थ पॉइंट यहां मैं लिखता हूं, जगह नहीं है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और प्रेशर को इफेक्ट का स्टडी किसने किया? प्रेशर के बारे में स्टडी किसने किया? तो ये इफेक्ट के बारे में स्टडी किया हेनरीज ने, और अपना लॉ बना के दिया, हेनरीज लॉ। तो हम अब पढ़ेंगे हेनरीज लॉ क्या है। तो ध्यान से देखना, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये वाला पॉइंट, यानी हेनरीज लॉ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिला एमसीक्यू सेकंड टाइप के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के लिए। हेनरीज लॉ ओनली एंड ओनली सुटेबल फॉर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये गांठ बांध लेना, क्योंकि फीज आउट यहां हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन यहां होता है, ये सॉल्युबिलिटी का टर्म है, लेकिन फीज आउट कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हो रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे इस पे टिक करके आ जाते हैं। ये सॉल्युबिलिटी का टर्म है, लेकिन हम फीज आउट फाइनल रिजल्ट, ये फ्रिज के अंदर है, ये एटमॉस्फेयर में है, बाहरी की दुनिया में है। फ्रिज के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की दुनिया। आपने क्या किया? कैप को निकाला, तो कैप निकालने के बाद फ्रीज आउट कहां? फ्रिज के अंदर होगा? नहीं, बाहर होगा। बात क्लियर है? और बाहर होगा तो उसके लिए टेम्परेचर क्या है? हाई, और प्रेशर क्या है? लो, यानी 1 atm। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपने हेनरीज लॉ को समझ लिया। तो हेनरीज लॉ के बारे में आपने क्या पढ़ा? हेनरीज लॉ क्या है? जब आपने फीज आउट कर रहा था तो क्या टोटल मटेरियल बाहर निकल गया था? नहीं निकला था, कुछ अमाउंट बाहर निकला था। तो कैसे? बोतल से आपने क्या सीखा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। यानी मान लो कोई कंपोनेंट ए नाम का है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए बना दिया हमने, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के एच इंटू एक्स ए। यही आपका हेनरीज लॉ है। अब बोलोगे सर ये कांस्टेंट क्या है? के एच। के एच क्या होता है प्यारे बच्चों? हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है के एच। इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आप केयरफुली होकर यहां पे सुनिएगा। मैंने क्या बोला? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। बोलो, यहां तक आ गया? के एच आ गया, जिसका नाम हमने क्या रख दिया? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए।
तो अब इस इक्वेशन को आपने देखो यहां पे मैं साफ साफ लिख देता हूं KH इंटू XA। गुड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्यारे बच्चों ये इक्वेशन को हम कंपेयर करने वाले हैं कंपेयर बाय स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो फर्स्ट क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब c यहां पे क्या होता है, कांस्टेंट, और यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। ये स्लोप होता है, जिसको नहीं पता बायो स्टूडेंट यहां ध्यान से समझेंगे, बाकी मैथ्स वाले तो 9th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां c यानी कांस्टेंट की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिया। m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू यहां पे क्या है, kh है, और यहां x की जगह पे क्या है, xa है, और y की जगह पे क्या है, pa है। यानी सिंपल इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ ग्राफ मिलने वाला है। इधर देखो यहां पे क्या है, इधर हमने y एक्सिस में pa ले लिया, x एक्सिस में क्या ले लिया, फ्रैक्शन यानी xa ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यह है ओरिजिन, यानी ओरिजिन क्या है, 0 0। बात समझ में आ रही है। और स्लोप, अब स्लोप कैसा है, यहां पे कोई निगेटिव टर्म है क्या, नहीं। अगर निगेटिव होता तो डाउन में होता, यहां पे पॉजिटिव है इसीलिए कैसा होगा, अप होगा। और कहां से पास होगा, ये है c, यानी c की वैल्यू यहां पे क्या है, 0, यानी कांस्टेंट यानी टर्म जो है वो 0 है, इसलिए पास कहां से होगा, ओरिजिन से पास होगा। ये ओरिजिन होता है। ये बायो स्टूडेंट के लिए मैं इतना समझा रहा हूं, बाकी आप मैथ्स वाले स्टूडेंट आप सब जानते हो, ठीक है। ओरिजिन पास होगा, यानी इसकी स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो, यानी स्लोप ही क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। कोई दिक्कत, समझ में आया, हेनरी कांस्टेंट समझ में आ गया, हेनरीज लॉ समझ में आ गया, बोलो। अब यहां पे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टार, हेनरीज लॉ ओनली, मैं ओनली लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, ओनली किसके लिए सुटेबल है, बताओ, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, रिस्पॉन्स हाई टेम्परेचर। यानी ये पहली बात हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के लिए एप्लीकेबल है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये स्टार है, ये 2 क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्लियर है। चलिए अभी आपने देखा यहां पे प्रेशर क्या है, एक टर्म से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, KH यानी हेनरी कांस्टेंट वाला टर्म किसमें आता है, जब टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा। और अभी सॉल्युबिलिटी वाले टर्म में आपने देखा, यहां पे ध्यान समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी, ओहो चलो मान आप समझ जाओ, समझदार हो, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब देखा आपने, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। Solubility is inversely proportional to temperature, directly proportional to pressure in case of gas in liquid. याद है। अब यहां देखो हेनरी वाले में कंपैरिजन करो, ये हमने मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा हेनरी कांस्टेंट में देखो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं। हेनरी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर घटेगा, दोनों से इक्वेशन से आप क्या करो, कंपेयर करो, तो आपको क्या सीखने के मिलेगा, सॉल्युबिलिटी जो है क्या है, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या बोलो। अगर सॉल्युबिलिटी और KH, क्योंकि T क्या है, KH, अगर देखो KH कब बढ़ रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी और KH में दोनों में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको नींद में याद रखना, मैंने प्रूफ कर दिया। यानी जब KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर KH की वैल्यू जितना कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। ये जेई में आ चुका है क्वेश्चंस, एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको शेयर किया, सॉल्युबिलिटी
KH का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और हेनरीज लॉ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के लिए वैलिड होता है। बात समझ में आ रही है? अब बात आ गई है सर इसका यूजेस क्या है, ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुआ यहां तक? ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद हम बात करें कंडीशन। कंडीशन के अगर हम बारे में बात करें, हेनरीज का कंडीशन क्या है, तो हेनरीज लॉ के लिए अगर हमें कंडीशन की बात कर लो तो कंडीशन आपने देखा ना भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया, प्रेशर का इफेक्ट देख लिया, बोलो किसके लिए एप्लीकेबल है? केएच और सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको टर्म ड्राइव करके दे दिया, वो इंपॉर्टेंट है। यही सब क्या है, इसके लिए कंडीशन है। अब बात आ गई है सर का यूजेस कहां होता है? हेनरीज लॉ क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है? हाँ बिल्कुल है। अभी थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक का बताया था ना। जैसे आप देखो, दूसरा एग्जांपल दो, सोडा वाटर, जो मैं आपको बताया था, ठेले वाले क्या करते हैं, आपको क्या नींबू पानी पीने जाते हो ना, शाम के टाइम में गर्मी आ रही है तो नींबू पानी पीना, तो उसमें CO2 गैस डिसॉल्व करके देते हैं, तो वहां इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। जो समुद्री गोताखोर लोग होते हैं, सिलेंडर पीठ पे टांग के जाते हैं, वहां भी आपको इस एग्जांपल देखने को मिलेगा। बस इसका कंडीशन क्या है, फुलफिल होना चाहिए, आप एग्जांपल सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, देखो मैंने यहां पे एग्जांपल लिख रखा है, ये सारे चीज यहां पे आपको एक बार पढ़ लेना, बहुत आसान है। जो सिखाया सेम चीज वही लैंग्वेज यूज किया है। यहाँ पे CO2 गैस डिसॉल्व होता है, जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात किया मैंने आपसे। दूसरा चीज सोडा वाटर के बारे में मैंने आपसे बात किया, समुद्री गोताखोर के बारे में मैंने बात किया। ये सारे चीज क्या था बताओ, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। तो ये था पार्ट 1, ये है पार्ट 1। अब हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वेपर प्रेशर से स्टार्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये होगा पार्ट 2 में। तो ये क्या था, पार्ट 1। तो फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तो आप बिल्कुल मत जाइएगा।